जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो ये है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो 15 दिसंबर को पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था 2021 का, उसके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी। ठीक है, जीएस का आपको अलग से एक वीडियो दे दिया गया है, जीएस को अलग से देखेंगे, बाकी सेगमेंट को अलग से। अब देखिए, जितना वेटेज जीएस का होता है उतना इन सब का कंबाइंड वेटेज होता है। ठीक है, इवन जीएस का ज़्यादा ही होता है। तो सबसे पहला प्रश्न मैथ्स का क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ कॉटन एंटरप्राइजेस 600 men 400 वुमेन वर वर्किंग हुज एवरेज वेजेस पर डे वर 255। ठीक है, मतलब एक कपास उद्योग में 600 पुरुष हैं, 400 महिलाएं काम करती हैं, जिनका प्रतिदिन का औसत आय 255 रुपये है। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 रुपये कम मिलते थे, एक महिला को पुरुष से 50 रुपये कम मिलते थे, तब एक महिला की दैनिक आय कितनी थी? ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न हो गई, इसमें ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं करनी। आपको बस वही पुराना मामला कि लेट एक्स है ना, मतलब ये माना कि मैन का जो वेज है, मैन को जो वेज मिल रहा है वो एक्स मिल रहा है, तो वुमन को कितना मिलेगा? उससे 50 कम मिल रहा है, यानी x माइनस 50 हो गया। ठीक है, एवरेज क्या होता है दोस्तों? जैसे दो लोग हैं, ठीक है, एवरेज होगा इन दोनों का सम अपॉन 2। तो ऐसे ही 600 आदमी हैं जिनको x रुपये मिल रहा है, और 400 महिलाएं हैं जिनको x माइनस 50 रुपये मिल रहा है। और एवरेज होता है, टोटल कर दो ना जितने लोग हैं। अब 600 आदमी हैं, 400 औरतें, यानी 600 + 400 1000। भाई ये एवरेज कितना है? 255। एवरेज का फॉर्मूला पता है ना भाई? एवरेज हमें दिया है 255 दिया है, माफ़ कीजिए ये। बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है फट से, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 600x है और यहाँ 400x आएगा और माइनस 2000 आएगा, तो 600 और प्लस 400 कितना हो गया? 1000। और इधर इधर करा, यानी 255 इंटू 1000 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया? 600x 400x 1000x और माइनस 500 को 20, 4 0 आ जाएंगे। बस अब इसको आपको सॉल्व करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करोगे इसको तो x आपका कितना निकल के आएगा? 275 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे, आसान है, थोड़ा सा वही पुराना मेथड स्कूल वाला लगेगा बस आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक वाहन वित्त देने वाला व्यक्ति साधारण ब्याज पर उधार देने का दावा करता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर, परंतु नया मूलधन ज्ञात करने के लिए वह प्रत्येक 6 महीने में ब्याज को उसमें जोड़ देता है, और यदि वह 10% प्रतिवर्ष का ब्याज ले रहा है तो प्रतिवर्ष ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है क्या? जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, वो क्या होता है? P/R/T/100। ठीक है, और लेट आपने कर लिया, अमाउंट तो दिया नहीं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट को 100 रुपये मान लेते हैं हमेशा, जब ना दिया हो तो 100 रुपये माना। ठीक है, 100 रुपये मान लिया। अब कितने रुपये इंटरेस्ट दे रहा है? 10%, तो इंटरेस्ट हो गया 10। ठीक है, समय कितना ले रहा था? 6 महीने ले रहा था भैया, 6 महीने रख दो यहाँ पे अपॉन 100, तो ये काट लो, कितना आ गया देखो। अगर इसको काटोगे अभी, और एक सेकंड, ये 6 महीने, इसको साल में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 12 करोगे, है ना? 6 महीने ना साल में करते हैं, तो काट लो, इसको काटोगे तो 5 रुपये आ जाएगा। कितना आ गया? 5 रुपये। ठीक है, ये तो शुरुआत के 6 महीने का हुआ। ठीक, अब अगले जो 6 महीने होंगे भाई, साल में 12 महीने होते ना, उसमें कह रहा है कि ये पुराना पैसा ऐड कर दे रहा है। उसमें क्या कर रही है? चलो लास्ट का 6 महीने का निकालते हैं। मतलब 100 रुपये इसने दिया था आपको, अब 5 रुपये इसने क्या करा है? 5 रुपये देखो जो इसको ब्याज मिला वो इसने मूलधन में ऐड कर दिया, यानी ये बन गया अब 105 रुपये। नया जो अगले महीने के लिए प्रिंसिपल क्या बन गया? 105। रेट क्या है? रेट वही है। टाइम क्या है? वही 6 महीने। 100 और महीने को साल में चेंज करने डिवाइड कर दिया, 2 हुआ, काट लो भैया। ठीक है, 20 हो गया, काटा, कितना आ गया? ये आ गया 5.25 रुपीज़। तो देखो कितने रुपए मिले भाई? 100 रुपये उसने प्रिंसिपल दिया था, ब्याज कितना मिला? 5 रुपये यहाँ से 6 महीने का मिला, और 6 महीने का 5.25 यहाँ से मिला। कितना मिल गया उसको? 110.25 रुपये, यानी इंटरेस्ट उसको मिला 10.25 रुपये। ठीक है, तो काफ़ी आसान था, यानी 10.25% आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, जो ब्याज आया वो अगले महीने के मूलधन में ऐड कर दिया और फिर इंटरेस्ट निकाल लिया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है फाइंड द मिसिंग लेटर। ठीक है, इसमें मिसिंग बताना है आपको। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसका तरीका बस यही होता है, पहले नंबरिंग कर लो। ए की नंबरिंग होती है 1,
सी की क्या होती है 3 होती है, ई की 5 होती है और जी की 7 होती है, ठीक है। ऐसे ही एम की क्या हो जाएगी नंबरिंग, एम की होगी 13, के की कितनी हो जाएगी, एम के हो जाएगा 11, आई हो जाएगा आपका 9, ठीक है। फिर ऐसे ही क्यू की 17 कर लीजिए, एस की 19 होगी, फिर यू की 21 आनी चाहिए और डब्ल्यू 23 आ जाएगा, ठीक है। ई होता है 5, सी होता है 3, ए होता है 1 और वाई होता है आपका कितना, वाई होता है 25। बस अब यहाँ पे देख ली 2 2 बढ़ा रहा ना, 1 3 5 7 और यहाँ 9 2 11 2 13, तो अब यहाँ क्या आना चाहिए था 15 आना चाहिए था, और 15 क्या होता है ओ होता है, ठीक है। तो ओ कहाँ दिख रहा है 4, सिंपल है, आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 4 एग्जामिनर कैन एग्जामिन अ सर्टेन नंबर ऑफ आंसर पेपर इन 10 days बाय वर्किंग फॉर 5 hours अ डे, ठीक है। फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे वुड 2 एग्जामिनर हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू एग्जामिन ट्वाइस द नंबर ऑफ आंसर पेपर इन 20 days, ठीक है। इसका बहुत आसान सा तरीका ये होता है, कह रहा है 4 परीक्षक जो हैं प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और उत्तर पुस्तिकाओं की कुल जो संख्या को 10 दिन में जांच लेते हैं। 2 परीक्षकों को 20 दिन में दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होता है, देखो फॉर्मूला M1 D1 H1 M2 D2 H2, मतलब मैन दिन आर होता है। तो कितने आदमी हैं भैया, 4 आदमी हैं। कितने दिन कर रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं। यहाँ पे कितने एग्जामिनर है, 2 हैं, 2 एग्जामिनर हैं। कितने दिन कर रहे हैं, 20 दिन, घंटे निकालने हैं। अब ये जो एग्जामिनर है ये इनसे दो गुना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अपोजिट साइड में जिधर 2 गुना कर रहा हूँ उधर उल्टा कर दो, बस सॉल्व कर लो इसको। जैसे ही सॉल्व करोगे आराम से आपका ये 2 से 2 काट दो भाई, ठीक है। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, 10 यानी 10 आ जाएगा आंसर। 10 घंटे कितना आ जाएगा, 10 घंटे, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। अगला प्रश्न कह रहा है वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है रिलेशनशिप को स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल का। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया ही। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइडें होती हैं, स्क्वायर में भी 4 साइडें होती हैं और रेक्टेंगल में भी 4 साइडें होती हैं। स्क्वायर भी ईच एंगल 90 होता है, रेक्टेंगल भी। तो वो एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, आपने सुना होगा कि एक जो मतलब दोनों ही में राइट एंगल होते हैं, तो इसलिए ऑल रेक्टेंगल आर क्वाड्रिलेटरल, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो ये सही स्टेटमेंट होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इसको हिट एंड ट्रायल से करना है। जैसे A इंटू बी 24 है, तो 24 6 इंटू 4 से भी आ सकता है, 8 इंटू 3 से आ सकता है, 12 इंटू 2 से भी आ सकता है। तो एक आपको रखना पड़ेगा, 6 चौको 24 रखा। पर यहाँ से आसानी ये है, B इंटू सी 32 है ना, तो B और C 32, यानी अगर आपने B को 8 माना, ठीक है, नहीं 8 नहीं मानो, वो 8 चौको 32 होता है ना, हाँ ठीक तो है, क्योंकि B को आप यहाँ 4 ले चुके हो। B को आपने क्या लिया है, 4 लिया है ना, तो B को आपने, एक सेकेंड हटा देता हूँ इसको, B को आपने 4 लिया है और C को आपने 8 मान लिया, तो 8 चौको 32 हो गया। तो B कितना हो गया 4 और A कितना हो गया 6, C कितना हो गया 8, ठीक है। C यहाँ से कितना हो गया 8। अब A इंटू डी पूछ रहा है, तो C इंटू डी आपको 48 दिया हुआ है। अब C यहाँ से देखो कितना है 8 है, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 48 आ जाए, 6 करोगे ना, 8 6 48 हो गया, यानी D आ गया 6। D कितना आ गया 6। अब आपसे A क्रॉस D पूछ रहा है, तो A भी 6 है, D भी 6 है, 6 छंग कितना हुआ 36। तो एक ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं 6 का, तो ये हो गया है ना। तो ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करोगे, लॉजिकल वे में हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ बस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए, ठीक है। किसको आपस में बदल दे, जैसे प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाए, गुणे की जगह क्या हो जाए, या डिवाइड माइनस की जगह क्या होना चाहिए कि आंसर 18 आ जाए, ठीक है। तो बेहद आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आप इसको पलट के देख लो, यानी 8 इंटू 3 करो और इंटू की जगह प्लस कर दो, और 12 डिवाइड ऐसे ही 4 माइनस 9। तो पहले आपको पता है बॉड मास में पहले डिवाइड होता है, 4 3 12 हुआ और 8 3 24 हो गया, 24 और 3 27 माइनस 9। अब 27 माइनस 9 कितना आ गया, देखो 18 आ गया ना, यानी ये लो सही बैठ गया, पहले ही से बदलने से सही हो गया। हमेशा ऐसे पहले से बदल के शुरुआत करके देख लो। तो यहाँ देखो प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों बहुत आसान है, देखो 11 3 33 प्लस 3 करो, नहीं प्लस 4 करो, 11 3 33 और 4 37 हुआ। ऐसे ही 17 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 17 3 51 प्लस 4 55। तो 55 आंसर हो गया है ना। जो पैटर्न बन रहा है सिंपल सा वो पैटर्न बना दो, ऑप्शन में वो होना चाहिए बस। तो आंसर हो गया 55। अगला प्रश्न है आकृति पहचाननी है, ये दिया हुआ है आपको,
ट्राइंगल है, ये पैरेललोग्राम टाइप है, इन्वर्टेड ट्राइंगल है, और ये स्क्वायर या रेक्टेंगल। ए में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये आपको बतानी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो पैरेललोग्राम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इन्वर्टेड ट्राइंगल भी दिख रहा है, ये स्क्वायर हो गया, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, यही दिख गया एक। तो देखो यहाँ पे हमें ये नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे हमें ये जो है, ये दो ट्राइंगल तो हैं और ये नहीं है ऐसा स्क्वायर, है ना। ऐसे ही ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। देखो पहला ही सही बैठ रहा है, आंसर ए होना चाहिए इसका। देखो बहुत आसान तरीका है, कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर इज 6162 फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। मतलब सक्सेसिव इंटीजर समझे, जैसे एक नंबर x है, दूसरा x+1 है, तो इनमें आपको अगर सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसकी कोई तरीका ये है, जैसे 78, 78 में एक ज़्यादा 89, यानी 78 इंटू 79 करो, कितना आया 6162 आ गया। ये लो पहले ही ऑप्शन से मिल गया, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 78। क्योंकि इसको चेक करते हैं, अगर 80 इंटू 81 करो, 80 कितना हो गया, एक सेकेंड सॉरी है, 80 इंटू 81 करोगे 6480, ये कि ज़्यादा आएगा, है ना। ऐसे ये तो आ गया ज़्यादा, यानी पहला ही वाला सही हो गया बिल्कुल, ठीक है। अगला है चूज द पेयर विच इज़ डिफरेंट, कौन सा दूसरे से भिन्न है। 14 33, 5 15, 9 23, 8 और 25। तो बहुत ही आसान है ये। देखो इनमें से कोई भी एक दूसरे से कट नहीं रहा परफेक्ट, सिर्फ इसके 5 1 5 5 3 15 है, बाकी कोई किसी से कट नहीं रहा है। तो ये हो गया डिफरेंट, सिंपल। अब अगला प्रश्न रीजनिंग का है, कह रहा है योगर्ट का कोड है ये, हाउ विल यू फिंगर बी कोडेड, मतलब फिंगर का कोड क्या होगा इनमें से, ये बताना है। तो आपको आसानी से इसकी ट्रिक मिल जाएगी। देखिए बहुत आसान ट्रिक है। जैसे वाई है, ये देखिए वाई के बाद जेड है, इधर उल्टा चल रहा है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है कि नहीं, जी के बाद एच आता है, ऐसे एच के बाद आई आता है, यू के बाद वी आता है, आर के बाद एच आता है, टी के बाद यू आता है ना, ऐसे मतलब उल्टा चल रहा है ये। तो ऐसे ही फिंगर के बाद यहाँ पे इधर क्या आना चाहिए, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। और जी आपको देखो कहाँ दिख रहा है, एक ये ऑप्शन में है, एक ये ऑप्शन में, यानी ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। और बहुत आसान तरीका, आर के बाद क्या आता है, एस आता है ना, मतलब आर के पहले एस आता है ना, तो यहाँ पे एस हो गया। देखो एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और बनाना पड़ेगा मतलब। अब ई के पहले क्या आ जाता है, मतलब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, आर के बाद एस बन रहा था ना, तो ऐसे ही ई के बाद क्या बनेगा, एफ बनेगा। तो यहाँ एफ आ गया, इन दोनों ही में देखो एफ है, एफ हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे जी के बाद क्या आएगा दोस्तों, जी के बाद एच आ जाएगा, तो यहाँ भी देखो एच है, ठीक है। फिर एन के बाद एम आ जाएगा, एफ एस एफ एच एम आ गया, तो ये मिल गया हमको एस एच एफ एम। और ऐसे ही आई के बाद जे हो गया। ट्रिक समझे कि नहीं, फिर से बता देता हूँ एक बार। ये ट्रिक चल रही थी, देखो यू एस वी आई एच पी जे, यानी वाई के बाद देखो जेड आ रहा है, ओ के बाद देखो पी आ रहा है, जी के बाद एच आ रहा है, एच के बाद आई आ रहा है, फिर वी के बाद यू आ रहा है, फिर आर के बाद एस आ रहा है, टी के बाद यू। यही ट्रिक सेम इसमें भी लग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न बेहद आसान है, कह रहा है इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके तुरंत पहले एक अंक है और तुरंत बाद में एक चिन्ह है, ठीक है। पहले अंक है और बाद में चिन्ह है, तो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, ये नंबर पढ़िए, देखिए 9 है, ये क्या है, अंक है ना। क्या कह रहा था, तुरंत पहले एक अंक है, ऐसे कितने अक्षर हैं, तो ये जी के पहले देखो अंक है और उसके तुरंत बाद अक्षर है, ठीक, तो एक मिला। ऐसे ही 2 है ना, यहाँ 2 पर यहाँ पे कोई अक्षर नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो आर, मतलब क्यू, देखो क्यू के पहले क्या वो है, अंक नहीं है ना, बाद में है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऐसे आर है, आर के पहले एक अंक तो है पर बाद में जो है चिन्ह नहीं है ना, तो यानी ये भी नहीं बना। तो क्या बना, ये बना, देखो ये अक्षर है, इसके तुरंत पहले अंक है और तुरंत बाद चिन्ह है ना, तो यानी 2 इसका सही उत्तर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, 2 ही ऐसे मिल रहे हैं, देखिए, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता दें कितने अक्षर हैं, तो ये जी है, जी के पहले देखो अंक है, बाद में चिन्ह है। और यहाँ पी तो है पर पहले अंक नहीं है, बाद में अंक है। ऐसे ही यहाँ पे क्यू है, उसके पहले भी कोई अंक नहीं है। आर के पहले अंक तो है पर चिन्ह नहीं है। ए के पहले अंक भी है और चिन्ह भी है, ठीक है, तो 2 होंगे सिर्फ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बहुत ही आसान प्रश्न है, अंकुर है, बिंदु है, चंदू है, कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क एंड रिसीव 1800 रुपीज़। ये किसी काम को कर रहे हैं और 1800 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। अंकुर 6 दिन काम कर रहे हैं, बिंदु 4 दिन काम कर रही है और चंदू 9 दिन काम कर रहा है। और इनका जो डेली वेज है वो रेशियो है 5 6 4 का, ठीक है। रेशियो क्या है, 5 6 4, यानी ये अंकुर का है, ये बिंदु का है और ये चंदू का है, ठीक है। अब देखो अंकुर ने कितने दिन काम करा है, अंकुर ने काम करा 6 दिन, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। और बिंदु ने कितने दिन काम करा, 4 दिन, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। और चंदू ने 9 दिन करा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे अगर देखोगे, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 9 चौको 36, मतलब जो इनका रेशियो बन रहा है
वो क्या बनेगा अगर और इसको डिवाइड कर दें, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 छंग 36, यानी 5:4, 5:4:6। तो बस देखो ये टोटल क्या बन जाएगा, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा किसका शेयर निकालना है, ये ए का रियल शेयर है, ये बी का है, ये सी का है, ठीक है। अब हमसे अंकुर का पूछ रहा है, तो अंकुर को कितना परसेंट मिल रहा है, 5%, तो 5 अपॉन टोटल कितना है, 5 4 9 6 15 इंटू कितने रुपए मिल रहे हैं टोटल, 1800। सॉल्व कर लो इसको, अंकुर का 600 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। देखो कुछ नहीं करा है, जो इनका रेशियो दिया था वेजेस का, इनके दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, रियल रेशियो निकाल लिया। अब अंकुर का निकालना है तो 5 अपॉन टोटल इंटू 1800। ऐसे बिंदु का निकालना होता तो 4 अपॉन टोटल इंटू 1800 कर देते। चंदू का निकालना होता तो 6 अपॉन टोटल इंटू 1800 कर देते, ठीक है। ये होता है आसान तरीका। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मनीषा 40 मीटर उत्तर की ओर चली, यानी नॉर्थ में चली, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चली, और वह बाएं फिर मुड़ी और 40 मीटर चली। अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है। तो इसका बेहद आसान तरीका, सबसे पहले जो भी कह रहा है बस करते जाओ, आपको डायरेक्शन पता होने चाहिए बस, और वो आपको पता होंगे। आई थिंक ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, मतलब उत्तर, माफ़ कीजिए सॉरी, उत्तर कहाँ कह दिया मैंने, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो कितना चल रही है, 40 मीटर यहाँ से चली नॉर्थ, ठीक है। तो ये 40 मीटर चली नॉर्थ। अब देखो खुद को अज्यूम कर लो, मान लो आप ऐसे चल रहे हो इधर, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट। खुद को अज्यूम कर लो इधर खड़ा हुआ, जिस दिशा में चल रहे हो समझ लो आपका मुंह जो है इसी दिशा में है, तो आपका दायां ये हुआ, बायां ये। अब बायां मुड़ती है, लेफ्ट मुड़ती है 20 मीटर। अब आप फिर इस दिशा में मुंह है, समझ लो आपका सूरज इधर निकला हुआ है, समझ लो, तो आपका फेस इधर है, तो दायां ये हो गया, बायां ये। अब बायां मुड़ती है, फिर 40 मीटर चलती है, कितना, 40 मीटर चलती है। तो अब अपने प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूर है, तो बहुत आसान हो गया। देखो पश्चिम है, वेस्ट कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ये दिख रहा है, तो यानी यही आंसर हो गया, 20 मीटर वेस्ट। तो ये 20 है, 20 ये हुआ, 20 मीटर वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। बहुत ही बेहद आसान सवाल। अब अगला सवाल कह रहा है कुछ खिलौनों को 18 बालकों के बीच इस तरह बांटा गया है कि प्रत्येक बालक को बालकों की कुल संख्या के बराबर खिलौने मिले हैं, ठीक है। और खिलौनों को बांटने के बाद 6 खिलौने बच गए हैं। खिलौनों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है। कुछ खिलौनों को 18 बालकों में, तो 18 बॉयज़ हैं, कितने बॉयज़ हैं, 18 हैं। प्रत्येक बालक को बालकों की संख्या के बराबर, तो प्रत्येक बालक यानी एक बालक और टोटल बालक कितने, 18, यानी नंबर ऑफ टॉयज़ क्या होगा, प्रत्येक बालक को बालकों की संख्या के बराबर भाई उतने टॉय मिलेंगे। अब देखो एक चीज़ समझो, एक बालक को 18 टॉय मिल रहे हैं, तो 18 बालक को कितने मिलेंगे, 18 इंटू 18। समझो मेरी बात, फिर से बता रहा हूँ, 18 बालक हैं और हर एक बालक को मतलब हर एक लड़के को जितने टोटल हैं उतने टॉय दिए जा रहे हैं। तो एक लड़के को 18 मिल रहे हैं, 18 लड़के को 18 मिलेंगे, यानी कितना हो गया 18 का स्क्वायर 324। और फिर भी 6 खिलौने बच जाते हैं, यानी टोटल खिलौने कितने थे, 6 बच गए, यानी 330 खिलौने थे। कितने थे, 330 खिलौने। था ना बेहद आसान सवाल। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। कह रहा है इस फिगर में ट्राइंगल रिफ्लेक्ट करता है सर्जन को, यानी ये जो ट्राइंगल है ये कोई सर्जन है, ये क्या है, सर्जन है, ठीक है। और रेक्टेंगल जो है ये एक प्रोफेसर है, ये क्या है भैया, प्रोफेसर है। तो ट्राइंगल सर्जन है, रेक्टेंगल प्रोफेसर है, और ये जो पेंटागन बना हुआ है ये जो है ये क्या बताता है, पंचभुज जो है ये भारतीयों को दर्शाता है कि ये भारतीय हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है कितने इंडियन प्रोफेसर सर्जन नहीं हैं, कितने भारतीय प्रोफेसर सर्जन नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए इसको, बस आपको कॉमन नंबर ढूंढना है। देखिए जो कॉमन कह रहे हैं ना, कितने भारतीय प्रोफेसर सर्जन नहीं है, तो भारतीय है ये, सर्जन है ये, ठीक है। जो दोनों में नंबर ना हो वो हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे तीन तो सिर्फ इसमें यानी भारतीयों की बात कर रहा है, 5 जो है वो सिर्फ प्रोफेसर की बात कर रहा है, 8 जो है ना, देखो 8 में भारतीय भी है, प्रोफेसर भी है और सर्जन भी है। 2 में सिर्फ क्या है आपका, प्रोफेसर और सर्जन दिख रहा है, 3 में सिर्फ सर्जन है। ये जो 4 नंबर है ना, ये देखो 4, इसमें क्या है, भारतीय प्रोफेसर है, सर्जन नहीं है ना। तो कितने भारतीय प्रोफेसर सर्जन नहीं है, 4 हो गया, सिंपल। तो आंसर हो गया 4, ठीक है। अब अगला सवाल जो है कह रहा है सी की वैल्यू 3 है, बेसिस की 50 है, कवर क्या होगा। तो देखिए बेसिस को 50 इन्होंने लिखा है, बहुत आसान है। सी की वैल्यू 3 है यानी ABC, अल्फ़ाबेट बिल्कुल सही है। तो बी कितना होता है, बी होता है आपका 2, ए होता है 1, एस कितना होता है ABCD में नंबर 19 होता है, आई का ABCDFGHI कितना 9 होता है, एस का भी 19 होता है। अब इन सब का सम करोगे आप तो 50 आ रहा है। ऐसे ही कवर का प्लस कर दो भाई, सी कितना होता है 3 होता है, ओ 15 होता है, 15 3 कितना हो गया 18 हो गया, वी होता है 22, वी कितना होता है 22 होता है, लिख देता हूँ यहाँ 15 3 18 और 2 20 और 20 40 हो गया। ई कितना होता है 5 होता है 45 हो गया,
और आर कितना होता है 18 होता है। 45 + 18 63 हो गया, यानी 2 आंसर हो गया, ठीक है 63। अगला प्रश्न फिर रीजनिंग का है, कह रहा है कि सीरीज बतानी क्या आएगी, ठीक है 24, 30, 33, 39, 42। तो बहुत ही आसान प्रश्न, सीक्वेंस बनाना। देखो 3 से काटो इसको, 3 8 24 होता है, 3 दाम 30 होता है, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। अब एक पैटर्न आपको दिख रहा है, ये देखो पैटर्न अगर देख पाओगे तो 8 से 10 हो रहा है यानी +2 बढ़ रहा है, 10 से 11 हो यानी +1 बढ़ रहा है, 11 से 13 हो रहा है फिर +2 बढ़ रहा है, और 13 से 14 हो रहा है फिर +1 बढ़ रहा है। तो यानी देखो 2 1 2 1, तो अब क्या आएगा फिर भाई 2 आएगा, यानी 14 2 16, और 16 कहाँ से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 48 आंसर हो गया, ठीक है समझ गए, बहुत आसान था ये। अगला प्रश्न मैथ्स का है, कह रहा है एक कार्य को करने के लिए अमित को विनय से 50% अधिक समय लगता है। जैसे अमित है और ये विनय, अमित को 50% ज़्यादा समय लगता है, इसका मतलब समझे क्या हुआ पहले। जैसे अमित कोई काम को 1 दिन में कर रहा है, ठीक है, मतलब अमित को 50% अधिक समय लगता है, विनय 1 दिन में कर रहा है तो अमित को 1.5 दिन लगेगा, ये कहना चाह रहा है। यदि वह मिलकर उसे करते हैं तो 18 दिन में कर लेते हैं, तो तब विनय को कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान है, लेट विनय को लग रहा है 1 दिन के काम में x दे, यानी 1/x हो गया, ठीक है। तो अमित को कितना लगेगा भाई, 1.5 दिन ज़्यादा लगेगा, यानी 1/1.5x होगा। अब 1.5x हटा देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2/3 आ गया, ठीक है। अब दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3x, तो 18 दिन लग रहे हैं, 18 दिन, एलसीएम ले लो भाई, 3x एलसीएम हो गया, तो कितना हो गया देखो, x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1/18, और 3 6 18 हो गया, ऊपर कितना हो गया 5/x = 1/6, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, कितना आ गया 30। सिंपल बात समझे कि नहीं। अमित को 50% ज़्यादा टाइम लग रहा है विनय से, यानी विनय अगर किसी काम को मान लेते 2 दिन में करता, तो ये कितने में करता है 3 दिन में करता, 50% ज़्यादा था, तो विनय को हमने क्या माना x माना, तो अमित कितना हो गया 1/1.5x, ठीक है सिंपल सा सवाल था। अब अगला रीजनिंग का सवाल है मिसिंग फिगर फाइंड करना में। तो पहले देखो ट्राइंगल था, फिर उसमें सर्कल आया है, फिर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल आ गया है, फिर ये सर्कल हाफ हो गया है, पेंटागन आ गया है, ठीक है। तो कौन सा मिसिंग है ये बताना है सीक्वेंस। तो बहुत आसान है, देखो पहले सर्कल था, 3 भुजाएं थी, एक भुजा बढ़ गई है और ये बदल गया है, मतलब सर्कल के अंदर ये आ गया है। तो अब इसके बाद क्या होनी चाहिए थी दोस्तों, इसके बाद वापस से रेक्टेंगल आना चाहिए था, है ना, वापस से ये आएगा बाहर और सर्कल उसके अंदर जाएगा क्या, तो सर्कल तो रहेगा ये, देखो अब सर्कल उसके अंदर जाएगा पर वो आधा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो उसके बाद क्या है आधा सर्कल है। अब फिर 4 भुजाओं से 1 भुजा बढ़ के 5 भुजाएं हो गई हैं। फिर से समझा देता हूँ आपको, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो समझो ध्यान से। अभी ट्राइंगल था भाई, त्रिभुज में 3 भुजाएं, सर्कल था, और उसके बाद क्या हुआ, ये सर्कल बाहर आया है, 3 भुजा से 4 भुजा उसके अंदर हो गई हैं। तो अब क्या आना चाहिए था, अब ये जो 4 भुजाएं हैं ये बाहर आएंगी, और ये जो सर्कल है अब वो उससे आधा हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो ये कम हुई है ना, तो अब ये आधा हो गया। और उसके बाद देखो ये आधा सर्कल बाहर है, इसलिए हमको पता चला कि यही वाला फेस लेना है, ये नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा सर्कल है, तो यानी ये वाला बाहर आ जाएगा। अब 4 भुजाएं से 5 भुजा हो जाएंगी, ठीक है, तो यानी ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न रीजनिंग से रिलेटेड है, यदि मैथ्स धनात्मक वास्तविक संख्याओं को निर्दिष्ट इस प्रकार करता है कि m × a 12 है, a × t 20 है, h × s 42 है, तो मैथ्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसका बेहद आसान है, m × a अगर 12 है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, देखिए 12 कैसे आएगा, या तो 3 चौको 12 या 4 3 12 है ना, तो 3 × 4 12 होता है, और a × t 20 है, और t आपको पता है 20 तभी आएगा जब यहाँ पे अगर हम 3 कर देंगे, तो 3 में ऐसा कोई टेबल नहीं है कि 20 है ना, यानी a को 4 ही लेना पड़ेगा, और t 5 हो गया, है ना, यानी a हो गया 4, t हो गया 5, ये a है ये t है, m हो गया 3, ठीक है। उसके बाद h और s जो है 42 है, तो h और s क्या होता है भाई 7 6 42 होता है ना, 7 6 42 हो गया। तो अब देखो h s सबका मल्टीप्लाई करो, m कितना है 3, a कितना आया है 4, और t कितना आया है आपका 5, h कितना आया है आपका 7, s कितना आया 6, इन सबका मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 2520। तो आसान सवाल था, 2520 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये था कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन रहते हैं, जीएस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको आर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन, जितना स्टडी मटेरियल दिया जाएगा बस उतना करके आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही में बस आपको
थोड़ी सी कंप्यूटर की प्रैक्टिस जो टाइपिंग की है वो करनी पड़ेगी, वो लगातार करते रहेंगे तो बिना इंटरव्यू के सिर्फ एक पेपर देके आप आराम से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अब दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो गए, चलिए कंप्यूटर के प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, मतलब चेकों की जो बड़ी संख्या होती है उसको किस उपयोग का यूज़ करके संसाधित किया जाता है, OCR, MICR या OMR या ऑल ऑफ दिस। तो जो बड़े अमाउंट के चेक होते हैं उनको प्रोसेस करते हैं दोस्तों MICR से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब ये प्रिंट ही होता है एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक का यूज़ करके, ठीक है, जो बैंक में ही यूज़ होती है, तो इसलिए MICR का यूज़ करा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ, द्वितीय जनरेशन की भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनमें क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जावा, असेंबली लैंग्वेज या विजुअल बेसिक, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज वो होती है असेंबली भाषा होती है। क्या होती है, असेंबली भाषा होती है, असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स कंसिस्ट करती हैं, जिसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज, याद रखना, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, प्रोग्रामिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो दोस्तों ये पॉइंटिंग डिवाइस का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ट्रैक बॉल, जो एक इनपुट इंटरफेरेंस अलाउ करता है, इनपुट का जो डाटा है कंप्यूटर में उसको, ठीक है। तो एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल, ठीक है। डायरेक्ट वन लाइनर है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी थी, बस आपको इतना पढ़ना था। तो ये आप सीधा कंप्यूटर की RO की एक स्टडी मटेरियल की PDF देंगे हम आपको, बस आपको उतना ही रीड करना होगा जिसके थ्रू आप आराम से पूरा कंप्यूटर प्रिपेयर हो जाएगा। बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बार कोड पढ़ने वाले का उदाहरण क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। अब ये जो बार कोड रीड करता है ना, स्कैन करते हो, वो किसका एक एग्जाम्पल है। तो ये होता है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर, पता होगा आपको, स्कैन करता है चीज़ों को, है ना। तो एक ये इनपुट रीडर है, मतलब इनपुट डिवाइस का बहुत अच्छा उदाहरण है बार कोड। अगला क्वेश्चन, विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल की, कौन सी की को टॉगल की के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए टॉगल की जो होता है, एक तो कैप लॉक और नंबर लॉक, इन दोनों ही को टॉगल की बोलते हैं। किसको, कैप लॉक, नंबर लॉक, एक स्क्रॉल लॉक भी होता है उसको भी, ठीक है, स्क्रॉल लॉक। तो इन तीनों को बोलते हैं क्या, टॉगल की। अगला प्रश्न कह रहा है टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट वर्किंग आर कंपोनेंट्स ऑफ डैश प्रोग्राम। किसके ये सब कंपोनेंट है, विंडोज़, ब्राउज़र, एक्सप्लोरर या वेबसाइट। तो ये बहुत ही शानदार कंपोनेंट है दोस्तों विंडोज़ के, किसके, विंडोज़ के कंपोनेंट है ये सब, ठीक है। तो OCR होता क्या, देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो टेक्स्ट होते हैं, डिजिटल इमेज होती है, उनके शेप को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, शेप को रिकॉग्नाइज करता है, तो शेप को पहचानता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला, फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू नेम द फाइल, आइडेंटिफाई द फाइल, इंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। मतलब फाइल के नामकरण के लिए यूज़ होता है, फाइल की पहचान के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए फिर फाइल का नाम ना खो जाए, या फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए। तो इसका दोस्तों यूज़ करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कि फ़ाइल किस टाइप की है ना, फाइल के प्रकार के पहचान करने के लिए, फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए करते हैं, ना कि फाइल की पहचान के लिए, ठीक है, कि वो किस टाइप की फाइल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU फॉर I और O ऑपरेशन इज़ एक अस्थायी संचय क्षेत्र क्या है जो CPU से जुड़ा होता है और IO ऑपरेशन के लिए होता है। तो देखिए सिंपल सी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, डाटा बफर का, किसका, डाटा बफर का। तो जो भी सम टेम्परेरी पर्पज़ के लिए स्टोरेज करना पड़ता है फिजिकल मेमोरी में, उसको डाटा बफर बोला जाता है, यानी बफर, ठीक है। अगला है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का यंत्र है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए डिवाइस, डिजिटल कैमरा जो है एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ना, आपको फ़ोटोज़ लेता है, पर ये आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम कर सकता है कभी कभी, क्योंकि ये आपकी फ़ोटोज़ को कंप्यूटर वगैरह में या जहाँ आपको भेजना हो वहाँ भेज भी देता है ना। तो वैसे तो डिजिटल जो कैमरा है वो कैसा है, इनपुट डिवाइस है एक, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, कह रहा फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था, डॉगलस एंगबर्ट, विलियम इंग्लिश, डेनियल कूगर या रॉबर्ट जवाकी। तो पहला कंप्यूटर का माउस बनाया था दोस्तों डॉगलस एंगलबर्ट, किसने, डॉगलस एंगलबर्ट, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर
व्हाट इज़ यूज्ड, है ना, क्या यूज़ करते हैं प्रोसेसर की गति मापने के लिए। तो इसके लिए प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी, क्लॉक स्पीड यूनिट क्या यूज़ होता है, तो इसके लिए यूज़ होती है क्लॉक स्पीड, जो मेज़र करता है हर्ट्ज़ में, किस में, हर्ट्ज़ में, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड यूज़ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स इज, विभिन्न खेलों को विकसित करने के लिए किस भाषा का उपयोग होता है। ये तो बच्चे को पता होगी, सी प्लस प्लस, जावा या एक्सक्यूएल। तो इसके लिए दोस्तों सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं हम लोग, क्या, सी प्लस प्लस। अगला प्रश्न कह रहा है सी लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची इन विच ईयर, किस साल डेवलप करी गई थी सी लैंग्वेज को डेनिस रिची द्वारा, 1970, 71, 72 या 73। इसको करा गया था दोस्तों 1972 में। कब, 1972, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है डैश आर वर्ड दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज़, ये वे शब्द है जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया जाता है या रख दिया गया है। कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व वर्ड्स या रिजर्व की। तो दोस्तों ये होते हैं रिजर्व वर्ड, जिनको खुद ही के यूज़ के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, उनको कहते हैं रिजर्व वर्ड, ठीक है। नाम में ही आंसर था इसका। एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो एरर आ जाता है प्रोग्राम में उसको क्या कहते हैं, बग, डीबग, वायरस या नॉइस। तो इसको दोस्तों बग कहा जाता है, क्या कहते हैं, बग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अ डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सेलेक्शन। ये कमांड मतलब या डैश कमांड का एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा तब दर्शाता है या दर्शाया जाता है जब आप एक चयन करते हैं, दर्शाता जाता है। मतलब आयोग भी देख लो, मतलब आयोग क्या, इसका पेपर तो एनटीए कराता है, देख लो कैसा एरर है इसमें। चलिए खैर आप समझ गए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो ये होता है दोस्तों सब मेन्यू। क्या होता है, सब मेन्यू। चलिए अगला देखते हैं द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, इंकजेट या दोनों। तो ये होते हैं दोस्तों डॉट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस्ड इन, जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो ये कहाँ चली जाती है, क्लिपबोर्ड में, मदरबोर्ड में या क्लिप आर्ट में। तो बेहद आसान था, ये क्लिपबोर्ड में चली जाती है। जैसे मैं इस टैब में कुछ को कॉपी करूँगा वो तुरंत मेरे क्लिपबोर्ड में आ जाएगी, ठीक है। टू मूव द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट पर्सन द डैश की, मतलब सॉरी प्रेस द डैश की, माफ़ कीजिएगा। एक टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो हमको दबाना पड़ता है होम की को। क्या दबाते हैं, होम की। होम की एक शॉर्टकट है जिसके थ्रू हम कहाँ पहुँच जाते हैं, एकदम स्टार्टिंग की लाइन में पहुँच जाते हैं, ठीक है। द डैश प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट मेमोनिक कोड टू मशीन कोड, डैश प्रोग्राम का प्रयोग नेमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तन के लिए होता है। डीबग, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन या असेंबलर। तो इसके लिए यूज़ होता है असेंबलर प्रोग्राम। कौन सा, असेंबलर प्रोग्राम यूज़ होता है जो मैनुअलिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 39 देखते हैं, मतलब नेक्स्ट देखते हैं। लेज़र प्रिंटर बिलोंग टू, लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है, लाइन प्रिंटर से, पेज प्रिंटर से, बैंड प्रिंटर से या डॉट प्रिंटर से। तो ये दोस्तों संबंधित है पेज प्रिंटर से। लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है, पेज प्रिंटर से, ठीक है। अगला देखते हैं। अब इंग्लिश शुरू हो गई है, अब इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब इंग्लिश का जो प्रश्न है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। डिज़ाइनर डैश कंसिस्टेड मेनली ऑफ अर्थ टन, डिज़ाइनर क्या, पैलेट, पेलेट, पैलेट या प्लेट, क्या स्पेलिंग सही बदलनी चाहिए। तो दोस्तों होता है डिज़ाइनर पैलेट। आपने देखा होगा ना, जो पेंटिंग वेंटिंग के लिए आप देखते हो कॉपी मिलती है उसमें कलर होते हैं ना, या लकड़ी का एक ऐसे वुडन कलर का होता है डिज़ाइनर पैलेट, उसको देखा होगा। तो पैलेट की ये सही स्पेलिंग होगी। अब नेक्स्ट है जो सिनोनिम बताना आपको विस्टफुल का। विस्टफुल का क्या सिनोनिम होगा, देखिए विस्टफुल का मतलब होता है जो सॉरोफुल होता है, बहुत दुख से भरा होता है, ठीक है। ऐसे सही वर्ड क्या इसका जाएगा, दुख से भरा या दूसरे को दुख दे, वो है क्लमसी। क्या होता है इसका सिनोनिम सही, क्लमसी सही होगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्लेस द सेट ऑफ वर्ड गिवन बिलो, अ पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्या इसका सही वर्ड होगा ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हुआ टायरो या बिगिनर, है ना। जो बिगिनर नहीं होता है जिसको नोवाइस भी बोलते हैं, नोवाइस या बिगिनर जिसको बोलते हैं बिगिनर, या टायरो, ठीक है। जो किसी भी फील्ड में एकदम स्टार्टिंग से एक्टिविटी करता है उसको बोलते हैं टायरो। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, ठीक है। इसका सही वन वर्ड क्या होगा, बी ग्राउंडेड, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड,
बीइंग रियलिस्टिक या पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, तो बहुत आसान था। स्टेइंग इन्फॉर्म है ना, हर चीज़ की खबर रखो, कान अपने सजग रखो, हर चीज़ सुनो, हर चीज़ पे फोकस करो, है ना, इसका मतलब वो स्टेइंग इन्फॉर्म। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, काफ़ी आसान है। इसका सही वर्ड क्या होगा, डेटोरिएट का, ये आपको पहचानना है। तो डेटोरियोरेट की सही स्पेलिंग होगी, देखिए किसी बच्चे ने गलत दी थी, ये गलत है। DETERIORAT, डेटोरियोरेट क्या होगा स्पेलिंग, बिल्कुल ए वाली सही हो जाएगी, डेटोरियोरेट, ठीक है। अगला है दोस्तों फैक्ट सिमली, इसका एंटोनिम बताना है क्या होगा, ठीक है। फैक्ट सिमली, तो फैक्ट सिमली का मतलब क्या होता है, फैक्ट सिमली मतलब होता है एकदम उसकी कॉपी, ठीक है। क्या होता है, कॉपी, मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी किसी पिक्चर की, उसको फैक्ट सिमली बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम तो हो गया क्लोन है, ऑर्थोडॉक्स, ये सब। एंटीसीजेस जो है ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटीसीजेस, जिसकी तरह कोई बनाया ना जा सके, ठीक है। फैक्ट सिमली तो एग्जैक्ट कॉपी हो गया, एंटीसीजेस जिसका कोई कॉपी ना हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, सिनोनिम मतलब होता है सेम। अगर सिनोनिम पूछता तो क्लोन भी सही हो जाता, ठीक है। चलिए अब इसकी एनालॉजी को कंप्लीट करना है। कैटेस्ट्रॉफ और फियास्को डैश एंजाइमा, क्या सही होगा, ब्लंडर, कॉन्ड्रम, फेलोनी या एक्लॉन। तो इसको करने के लिए आपको पहले इन दोनों की मीनिंग पता हो। जैसे कैटेस्ट्रॉफ है तो एक सडन डिजास्टर है जो अचानक से आ जाता है ना, और फियास्को जैसे ह्यूमन मेड डिजास्टर जो होता है ना, जो नेचुरल ना हो, ठीक है। तो कैटेस्ट्रॉफ भी डिजास्टर है, फियास्को भी डिजास्टर है। इसी तरह एंजाइमा मतलब एनिग्मा से रिलेटेड कौन से शब्द हैं। एनिग्मा का मतलब होता है सिचुएशन जो बहुत ही डिफिकल्ट हो समझने के लिए ना, सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इनमें से बताइए कौन सा ठीक होगा, तो वो होगा कनंड्रम। कनंड्रम क्या होता है, कनंड्रम का मतलब होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन या डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उसको कनंड्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपको रीअरेंज करना है वर्ड और फ्रेजेस को जो मीनिंगफुल सेंटेंस दे। एट द बॉर्डर, इनटू इंडियन टेरिटरी, आफ्टर फॉरेन, माइनर फेस ऑफ, ट्रूप्स इंट्रूड, ठीक है। इसको एक सेंटेंस बनाइए पहले आप एक कॉपी में। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है ये सेंटेंस, न्यूज़ में बने रहते हैं। जैसे माइनर फेस ऑफ पहले है ना, छोटा सा फेस ऑफ हुआ, माइनर फेस ऑफ, दो सेनाओं के बीच में माइनर फेस ऑफ। क्या होगा पहले, सबसे पहले माइनर फेस ऑफ इन एट द बॉर्डर, माइनर फेस ऑफ एट द बॉर्डर, भाई कहाँ पे हुआ, बॉर्डर पे हुआ। माइनर फेस ऑफ एट द बॉर्डर, वो भी कहाँ, इनटू द इंडियन टेरिटरी, इनटू द इंडियन टेरिटरी, आफ्टर फॉरेन ट्रूप्स इंट्रूड, है ना, फॉरेन ट्रूप्स के आने के बाद छोटा सा फेस ऑफ हुआ बॉर्डर पे दोनों देशों के बीच में। यानी इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि 4 1 3 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब या नाउन क्या होगी। वर्क मतलब क्या होगा, शी गोज टू वर्क एट अनयूजुअल आर कह रहा है, वर्क होगा यहाँ पे एडवर्ब, क्या हो जाएगा, वर्क एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। वेल्थ, ब्यूटी एंड फ्रेम आर डैश क्या, सीजलेस, परपेचुअल, कंस्पीशियस या ट्रांजिएंट। तो इसका आसान मतलब हो गया, देखिए दोस्तों, सीजलेस, परपेचुअल, कंस्पीशियस, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट होगा मतलब ये सब थोड़े समय के लिए होती है, वेल्थ, ब्यूटी, फेम, ये सब शॉर्ट टाइम के लिए होती है भाई। परपेचुअल एकदम लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ी है, सीजलेस एकदम लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ी होता है, ठीक है। और जैसे कंस्पीशियस का मतलब क्या होता है, ईजिली सीन, है ना। तो इसका ट्रांजिएंट होना चाहिए सही आंसर। हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। दंत से, मूर्धन्य से, तालव्य से, कंठ तालव्य से, कहाँ से भैया, श का उच्चारण। तो श का उच्चारण आप करके देखो, देखो श तालव्य से हो रहा है कि नहीं, इसका उच्चारण तालव्य से होता है। सा का उच्चारण कहाँ से होगा, तालव्य से। अगला देखते हैं, जो लोक में संभव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, पारलौकिक, विलौकिक, अलौकिक या लौकिक। तो उसके लिए हो गया दोस्तों अलौकिक भैया, जो लोक में संभव ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए हो गया अलौकिक। निम्नलिखित में से तत्सम पुल्लिंग शब्द है, परिमार्जन, धृति, वायु या विज्ञप्ति, ठीक है। इसमें तत्सम पुल्लिंग कौन सा है, तो इसमें जो तत्सम पुल्लिंग शब्द है वो है परिमार्जन। क्या है, परिमार्जन जो है ये तत्सम पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ऐसे ही अगला, इसके अनुसार कह रहा वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा सही लिखा हुआ है, निरपेक्ष, संवाद, विच्छेद या तरुछाया। तो देखो निरपेक्ष अगर आपको पता हो, निरपेक्ष को ऐसे नहीं लिखते, निरपेक्ष ये लिखा जाता है, ठीक है। संवाद को ऐसे नहीं लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, संवाद, ठीक है। विच्छेद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है विच्छेद। और तरु छाया ये भी गलत है, इसको ऐसे लिखा जाता है तरु छाया, है ना, चा बनता है तब आता है तरु छाया, ठीक है। अगला कह रहा है शिक्षकों ने, मतलब शिक्षक ने छात्रों को पुस्तकें दी, ठीक है। शिक्षक ने छात्रों को पुस्तकें दी, यहाँ पे छात्रों को के लिए कौन सा कारक प्रयुक्त हो रहा है, कर्म कारक, संप्रदान करण या संबंध कारक।
तो देखिए आपने वो पढ़ा होगा ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक जो है छात्रों को पुस्तक दे रहा है, प्रदान कर रहा है ना, संप्रदान कारक आ रहा है यहाँ। संप्रदान कारक क्यों हो रहा है? क्योंकि किसके लिए क्रिया की जा रही है? छात्रों के लिए शिक्षक काम कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से हिंदी के 6 से 7 प्रश्न आते हैं, 6 से 7 मात्र, 5 से 6 7 इंग्लिश के होते हैं। कंप्यूटर के 20 से 25 प्रश्न आते हैं, है ना। तो आपको अपना एवरेज देखना है कि आप क्या पढ़ के कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हैं। एक सबसे ज़्यादा आपको जीएस पे फोकस करना है, जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है। कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, छोटे छोटे से बस आपको प्रैक्टिस जितनी कराई जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में उतना इनफ होगा। अब 64 कह रहा है यह कोई नया काम नहीं है। ठीक है, इसमें यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों है निश्चयवाचक सर्वनाम? देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, है ना। अब संकेत करा जा रहा है ना कि ये काम, जैसे बोलते वे कैमरा, उस तालाब में पानी नहीं है, ये गाड़ी खराब है, या कहते ये कोई बात नहीं है, या यहाँ कोई नया काम नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है। तो जहाँ इशारा हो, है ना, उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न, विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा था। ठीक है, कैसा ताजा हरा अमरूद बेच रहा था? तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण, प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिमाण बोधक। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसा अमरूद है? ताजा है, ये उसका गुण है ना, है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। भाई अमरूद ताजे हैं, मीठे हैं, तो ये सब गुण है उसके। ठीक है, अब अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तद्वित प्रत्यांत शब्द कौन से? तद्वित प्रत्यांत, तो क्या होता है तद्वित प्रत्यांत? एकहरा, भगौड़ा, सुहावना या फेरी। तो तद्वित प्रत्यांत क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं पहले। तो देखिए जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्वित कहा जाता है। ठीक है, और उनके मेल से जो शब्द बनते हैं उनको तद्वितांत कहते हैं। जैसे अब हमने बनाया, अगर बुरा प्लस आई क्या हो जाएगा? बुराई हो गया, है ना। ऐसे एक प्लस हरा क्या बन गया? एक हरा, है ना। भाग प्लस औड़ा, भागना, औड़ा, ये ठीक नहीं बन रहा है। ठीक है, सुहावना ये भी नहीं बनेगा, फेरी भी नहीं। एक प्लस हरा ये एक सही प्रत्यय बन रहा है, तो एक हरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है पर्यायवाची शब्द युग्म कौन से हैं ये बताना है। जैसे अब जैसे अच्युत और राव, अच्युत का मतलब क्या होता है? जिसको कोई हरा ना सके, और राव मतलब राजा, तो ये तो गलत हो गया, मेल खा नहीं रहा है। वल्लभ मतलब पति होता है, भार्या मतलब पत्नी है, तो अपोजिट ही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही विसिक मतलब गंजा होता है या चोटीहीन, और कुसुम मतलब फूल, तो ये भी सही नहीं, यानी ये सही हुआ। अवधि और वारिश, ऐसे अवधि का मतलब होता है समुद्र, है ना। ऐसे वारिश, वारी जल का राजा, ऐसे ये ठीक है। ठीक है, अवधि और वारिश। अब जैसे अगला कह रहा है गंगोर्मी में प्रयुक्त संधि कौन सी है? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, कौन सी है? तो देखिए गंगोर्मी बन कैसे रहा है, पहले ये देखिए, गंगा प्लस उर्मी करके बन रहा है गंगोर्मी, यानी बड़ा आ प्लस ऊ मिलके क्या हो रहा है? छोटा ऊ, माफ़ कीजिएगा, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ हो रहा है ना, तो गंगोर्मी हो गया ओ। तो यानी ये गुण संधि है ना, जहाँ आ और ओ मिलके ओ हो जाए वो गुण संधि होती है। ठीक है,